नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राजस्थान में इस समय राजनीतिक भूचाल आया हुआ है और आप इस सबसे वाकिफ भी हैं कि किस तरह से सचिन पायलट ने कुछ विधायकों के साथ बगावत कर दी है। वो सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं और अब मामला कोर्ट तक में पहुंच गया है। हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हाई कोर्ट में जो बागी विधायक हैं, सचिन पायलट हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखेंगे और हाईकोर्ट ने पहले भी विधानसभा अध्यक्ष को भी रोक दिया है मंगलवार की शाम तक कोई भी एक्शन लेने से। तो सबकी, पूरे देश भर की निगाहें कल हाईकोर्ट पर होंगी। हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हो सकता है और इसके लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह, जो संवैधानिक मामलों में खास पकड़ रखते हैं। तो उन्हीं से पहला सवाल, क्या हम उम्मीद करें कल हाई कोर्ट में क्या होने जा रहा है? हालांकि उम्मीद करना सही शब्द नहीं है, लेकिन जो पिछले अनुभव हैं इस तरह के मामलों के, अगर उनको आधार बनाकर देखा जाए तो क्या कुछ हो सकता है? मुकेश जी, हम लोग जर्नलिज्म की दुनिया से आते हैं तो उम्मीद तो इस बात की करनी चाहिए कि पॉलिटिकल वर्ल्ड में जिस तरह ये अवनति हुई है, जिस तरह मूल्यों का स्तर गिरा है, तो उम्मीद तो ये होनी चाहिए कि उसमें नैतिकता एक बार फिर से आए। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आप इस समय कर रहे हैं ये प्रोग्राम, इसका इतिहास ही अगर आप देखेंगे तो बड़ा अजीब सा है। खैर, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन कल जो हाई कोर्ट में मुद्दा है वो बड़ा लिमिटेड, उसको हालांकि जो सेकेंड पिटीशन दायर किया गया और जिसकी वजह से एक दिन का डिले हुआ, शाम को हुआ, फिर उसके बाद अगले दिन सुनवाई 2 मेंबर बेंच ने किया। अगर आप इसको गौर से देखें तो जो एडिशनल पिटीशन था या अदरवाइज, तो इसमें इशू ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच बाधित हो रही है इससे। पहला तो ये है, और जो ग्राउंड लिया है पिटीशन में वो ग्राउंड बहुत प्लेन है कि साहब वॉलेंटरी इन्होंने पद छोड़ा है, ये पार्टी छोड़ी है। हाई कोर्ट को जो डिसाइड करना है, इसमें बहुत सारे केसेस आ चुके हैं, कम से कम 24 केसेस मैं अभी गिना सकता हूं जो कि हाई कोर्ट के रास्ते से सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं कि इन स्थितियों में क्या होना चाहिए। और ये 92 से ये सिलसिला चल रहा है। आपको याद होगा एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में आया था और इसका औपचारिक राष्ट्रपति से जब नोटिफिकेशन हुआ तो वो जनवरी 1986 में हुआ था। तब से आज तक लगभग हर राज्य में ये प्रॉब्लम रही है कि इस लॉ को कैसे डिफाइन करें। और आप देखेंगे कि जब कुछ दिन हो गए तो एक मजबूरी आई कि साहब ये लॉ उस तरह वर्क नहीं कर रहा है और लोग पार्टी डिफेक्ट कर रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, लिहाजा स्प्लिट हो रहा है। स्प्लिट हो रहा है तो सरकारें गिर रही हैं और जो पर्पस था एंटी डिफेक्शन लॉ का वो हम सर्व नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा 91st अमेंडमेंट लाया गया और 91st अमेंडमेंट से इसको फिर से और मजबूत किया गया। कहने को मजबूत किया गया, जो 1986 का लॉ था वो बड़ा प्लेन था कि साहब 1/3 सदस्यों की संख्या से अगर लोग डिफेक्ट करते हैं, पार्टी छोड़ते हैं, तो वो वैलिड होगा और वो अलग पार्टी बना सकते। तमाम वो हुआ, अक्सर ये पार्टी बन जाया करती थी। केंद्र सरकार के गिरने की नौबत आई, नरसिम्हा राव का आपको याद होगा कि किस तरह से 1991 में यह सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन 2004 में जब 91st अमेंडमेंट किया गया तो उसमें इसको बदल दिया गया और तगड़ा किया गया। कहने को बहुत तगड़ा हुआ है और ये कहा गया कि कम से कम 2/3 मेजॉरिटी से ही आप पार्टी से अलग हो सकते हैं। और वो भी डिफेक्शन खत्म कर दिया गया, स्प्लिट खत्म कर दिया गया। मर्जर को कहा गया कि आपको किसी अन्य पार्टी में मर्ज करना होगा। मतलब कि 2 शर्तें हुई, 1/3 से बढ़ा के इसको दूना कर दिया गया, 2/3 कर दिया गया। और मर्जर, आप किसी पार्टी में मर्ज हो, कांग्रेस में मर्ज हो, बीजेपी में मर्ज हो, बीएसपी में मर्ज हो, लेकिन आपको किसी पार्टी में मर्ज होना, आप डिफेक्ट नहीं कर सकते। ये उसका उद्देश्य था। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि आज पिछले लगभग की हर साल कम से कम 2-3 केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं इस तरह के तथाकथित एंटी डिफेक्शन लॉ के। तो हाई कोर्ट के पास देखिए बड़ा मुश्किल ये होता है कि हाई कोर्ट के में कोई नई सिचुएशन नहीं है।
सारी सिचुएशंस वही हैं जो कि इसके पहले उत्तराखंड में देखी हमने, कर्नाटका में देखी। इस समय स्पीकर ने संज्ञान लिया क्योंकि पार्टी ने कंप्लेंट किया, कांग्रेस पार्टी ने कंप्लेंट किया, और स्पीकर के पास इस समय मुद्दा यह है कि क्या इन्होंने 2 बार जो व्हिप जारी हुआ और लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हुई उसमें ये लोग नहीं आए। फिर इनके जो कथन है वो पार्टी के अगेंस्ट है, लिहाजा ये वॉलेंट्री रिलिंक्विशिंग ऑफ मेंबरशिप है, ये स्वेच्छा से इन्होंने छोड़ा है। इस बात को लेके कांग्रेस वहां स्पीकर के यहां पहुंची। अब वॉलेंट्री का डेफिनेशन क्या होगा? क्या हम पार्टी के लीडर के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल सकते? और अगर नहीं बोल, अब क्या वो सिर्फ पार्टी के अंदर ही बोलेंगे? तो पार्टी के अंदर बोलेंगे तो बाहर वो जाएगा भी नहीं। पता नहीं हमने क्या बोला है, बाहर स्पोक्स पर्सन क्या बता रहा है। लेकिन सिंह साहब, यहाँ सिर्फ बोलने का मसला नहीं, यहाँ मसला इससे आगे कहीं जा चुका है कि फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ। एक 18-19 विधायक एकजुट हो गए हैं, बाकायदा बयान दे रहे हैं, तो ये अनुशासनहीनता के दायरे तक चला गया है। मतलब अनुशासन में रह के अपने नेता के खिलाफ बोलना वो एक बात है, लेकिन अपनी सरकार को गिराने की हद तक चले जाना, तो ये इसमें फर्क करना पड़ेगा ना हमें। अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा है आपने कहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर आप एक पार्टी के टिकट पे जीते हैं, आपको अगर लड़ना था इंडिपेंडेंट लड़ते तो ये सारी चीजें कर सकते हैं, थ्योरेटिक डिफेक्शन लॉ इनवाइट नहीं होता। लेकिन अगर आपको पार्टी ने सेटअप किया है, पार्टी ने टिकट दिया है और उसके टिकट पे आप लड़ के आए हैं, तो पार्टी डिसिप्लिन माननी पड़ेगी। और तब आपको ये इल्हाम नहीं आया था जब आपने टिकट लिया कि पार्टी का नेतृत्व गलत है। अब आपको ये अचानक नजर आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही आपने कहा है कि अचानक 18 विधायक बाहर आते हैं, 19 विधायक बाहर आते हैं और कहते हैं साहब ये सरकार सही काम नहीं कर रही है, ये फ्लोर टेस्ट कराया जाए। तो बिल्कुल सही है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए, ये उनका गैर जिम्मेदाराना माना जाएगा और पार्टी डिसिप्लिन को वायलेट करने का देयरफॉर वॉलेंट्री रिलिंक्विशिंग ऑफ पार्टी मेंबरशिप, ये क्लियर केस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर मुद्दा ये उठता है कि वो ये जो 19 लोग हैं या जो भी हैं संख्या है, अगर क्या 2/3 से करें, इसको मुकेश जी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर वो 2/3 से करें तो ये सही हो जाएगा। आज 18 लोग कह रहे हैं, 19 लोग कह रहे हैं, तो ये तमाम स्पीकर भी कह रहे हैं और हाईकोर्ट भी सुन रहा है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि 2/3 से होता तो ये वैलिड होता, और तब वो कहते हैं हम तो बीजेपी में जा रहे हैं, तो ये वैलिड माना जाता, क्योंकि अब एक सीमा है कि 2/3, पहले 1/3 होता था, अब 2/3 है। तो मतलब सत्य इस बात से डिसाइड होगा कि आप 2/3 हैं या एक संख्या कम है तो आप फेल हो गए, सत्य दूसरी तरफ चला गया। लेकिन ये तो सैद्धांतिक मसला हो गया, व्यवहारिक मसला, और जो संविधान कहता है उसके हिसाब से हम किस तरह से देखेंगे इसको। हाँ, ये संविधान की बात है 2/3 वाला, खैर हम इसको छोड़ देते हैं। दूसरा ये है कि बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अगर आपको ये इल्हाम आ रहा है कुछ दिन बाद और 19 लोगों को ये अचानक ब्रह्म ज्ञान आता है कि साहब पार्टी मेजॉरिटी लूज कर गई है, और तब आप कहते हैं कि कराइए, तो अब देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ की कमी क्या है, जो सबसे बड़ी कमी है। और सुप्रीम कोर्ट को कम से कम 2 बार कहा गया कि भाई इस पे तो आप कोई फैसला दे दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। वो है क्या? आज आप सोचिए कि ये लोग इतना हंगामा ना करते, कोई पता ना लगता किसी को, और कहीं कुछ ना होता कि कोई बगावत कर रहा है, धीरे से बीजेपी से ये एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग के साथ बीजेपी मान लीजिए कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती और पार्टी व्हिप वायलेट करके ये 19 के 19 बीजेपी के फेवर में वोट कर देते। आप जानते हैं कितनी बड़ी कमी है इस कानून की कि तब अगर वो पार्टी व्हिप वायलेट करके वोट देते तो सरकार गिर जाती, गहलोत साहब चले गए होते, बीजेपी की सत्ता आ जाती। आप जरा देखिए, क्योंकि ये तो पता लग गया ना, अचानक पता लगा कि 19 लोग मांग कर रहे हैं। अगर ये लोग ना करते, बीजेपी अगर ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ की मांग करती, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती,
और ये बिल्कुल ना पता होता तो वो जो बगावत होती, वो कू जो होता, वो बिल्कुल गुपचुप होता और सरकार गिर गई होती। अब लॉ की कमजोरी क्या है? आपने पार्टी विप वायलेट करके 19 लोग उसको वोट देते हैं, सरकार गिर जाती है, एक सरकार खत्म हो गई और इनके खिलाफ कोई एक्शन बाद में होगा, क्योंकि 14 दिन का टाइम होता है जिसमें कि आप स्पीकर को देंगे, स्पीकर उस पर फैसला लगे, लेकिन सरकार गिर चुकी होती। तो अब जरा आप गौर कीजिए कि सरकार गिर चुकी होगी और स्पीकर फिर उस पार्टी का बन जाएगा जिसकी सरकार बन रही है। अब वो उसके बिल्कुल बिल्कुल वो जिसकी सदस्यता लेना चाहे ले ले, ना लेना चाहे ना ले। आप सोचिए जरा कितना बड़ा फ्लॉ है इस एक्ट में, जो कि हमारा 10th शेड्यूल में है, और 10th शेड्यूल में रहने के बाद इतनी बड़ी खामी कि उसका एक इलीगल कंडक्ट का जो रिजल्ट होगा वो वैलिड होगा, लेकिन वो इलीगल कंडक्ट वैलिड है कि नहीं इसको स्पीकर सब्सिक्वेंटली डिसाइड करेगा। मतलब ये तो ये हुआ कि आपने जेब काट लिया है, इसके बारे में फैसला कोर्ट बाद में लेकिन जेब काट के जो चाकू खरीदा है उसके बारे में तत्काल हो जाएगा कि चाकू खरीद के आपने किसी को मारा। तो लॉ का ये बहुत बड़ा एक कमी है कि उसके एक इलीगल कंडक्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो इमीडिएटली इफेक्टिव हो जाएंगे, लेकिन कंडक्ट इलीगल है कि नहीं ये डिसाइड होगा बाद में। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले, जैसे अभी देखिए, मान लीजिए कि स्पीकर ने इनको 19 लोगों को निकाल दिया, मान लीजिए कि उन्होंने कहा कि नहीं साहब ये वॉलंटरी वो है, रिलिंग्विशिंग ऑफ मेंबरशिप है, और निकाल दिया। इसका क्या असर होगा? बहुमत का मार्क कम हो, हाफ वे मार्क कम हो जाएगा, सरकार बच जाएगी या गिर जाएगी, हम उस पे नहीं जाते हैं। लेकिन ये जब कोर्ट में जाएगा तो पता लगा कि नहीं, कोर्ट ने, हालांकि अभी तक कोर्ट ने नहीं किया है, आमतौर पे ये रहा है, और खास करके 1992 में एक लोड स्टार जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि हो तो हलोहान केस में, और उसमें बहुत स्पष्ट कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि साहब स्पीकर इन मामलों में सुप्रीम है, उसको संज्ञान स्पीकर ही लेगा। हाँ, लेकिन चूंकि कानून में प्रोवाइडेड है कि स्पीकर के इस जजमेंट को कोई भी कोर्ट नहीं देखेगी, ये गलत है, ये इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ये कोर्ट ने कहा था। लेकिन उसमें था क्या, किन किन ग्राउंड्स पे? तो उसमें था परवर्सिटी, उसमें था मेलाफाइडी, उसमें था कॉन्स्टिट्यूशनल जो नॉर्म्स हैं उसका वायलेशन स्पीकर ने किया हो, या कहीं नेचुरल जस्टिस के प्रोसेस को उसने वायलेट किया हो। इन ग्राउंड्स पे देख सकता है। अभी आप देखिए जनवरी में, इसी जनवरी को 2020 में कोर्ट ने वर्चुअली रिक्वेस्ट किया पार्लियामेंट से कि भाई ये स्पीकर जब मर्जी आती है जो चाहे करते हैं, कम से कम कानून को थोड़ा पुख्ता कीजिए। अभी मणिपुर का उदाहरण लीजिए ना कि किस तरह से वहां पर कांग्रेस को तोड़ा गया, वो 2/3 नहीं था, वो कोर्ट में गया मसला। हाई कोर्ट ने कहा कि इन 7 विधायकों को विधानसभा परिसर में घुसने न दिया जाए, और जब राज्यसभा के चुनाव हुए तो उनमें से जो 3 विधायक सूट करते थे बीजेपी को, उनको बुलाया गया, उनसे वोट दिलवाया गया और उससे अपने में कैंडिडेट को जितवा लिया गया। तो ये सारा खेल हो गया। बड़ा अच्छा आपने कहा है। आप बताइए, प्रजातंत्र का मजाक बना दिया है इन संस्थाओं ने, विधानसभा हो, स्पीकर हो, गवर्नर हो, किस तरह का मजाक हो रहा है। आप जरा देखिए, मणिपुर में 3 साल तक जजमेंट नहीं हुआ, स्पीकर ने कोई फैसला ही नहीं किया। 3 साल तक उसमें जो अपील हुई थी उसमें फैसला नहीं हुआ, उसमें से एक को मंत्री बना दिया और वो मंत्री काम कर रहा था। ये तो कहिए भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उसने इस जनवरी में उस मंत्री को हटवाया, और हल्का सा मतलब कि इंडाइटमेंट भी था स्पीकर के खिलाफ कि भाई 3-3 साल आपको इसमें फैसले में, वहां पे फैसले में 3 साल लगते हैं। लेकिन आप देखेंगे उत्तराखंड में फैसला तत्काल हो जाता है। तमाम राज्य हैं जिसमें कि स्पीकर को जब सूट करता है। तो यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक फर्वेंट अपील की थी, वर्चुअली अपील थी, हालांकि वो सजेशन के रूप में था कि पार्लियामेंट इन चीजों को देखे। स्पीकर मनमानी कर रहा, क्योंकि हम उससे उम्मीद भी नहीं करते कि वो पार्टी डिक्टेट्स के खिलाफ जाएगा। वेस्टमिंस्टर सिस्टम में वैसे तो ये माना जाता है कि वेस्टमिंस्टर सिस्टम में ये माना जाता है कि स्पीकर एपॉलिटिकल हो जाएगा, जिस दिन वो शपथ लेगा वो एपॉलिटिकल हो जाएगा। कमोबेश यही गवर्नर के लिए भी कहा गया है। लेकिन आप जरा गौर करें
क्या ये इंस्टीट्यूशंस, ये इदारे वाकई उस जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है उसके मानक पे खरा उतरते हैं, बल्कि केचुआ बन के ये भगत सिंह कोश्यारी सुबह 7-8 बजे बुलाकर शपथ दिलवा देते हैं जिसके पास बहुमत नहीं। तो मतलब बहुत ऐसे उदाहरण है हमारे सामने, गवर्नर ने कितना मजाक उड़ाया। बिल्कुल। लेकिन वापस हाईकोर्ट पे लौटते हैं तो एक मसला तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का है। क्या आपको लगता है कि ये जो फोन टैपिंग वाला मामला है, जो सबूत के तौर पर, एविडेंस के तौर पर गहलोत सरकार देना चाहती, क्या उस पर भी कोई वहां पर चर्चा होगी, उसको भी कोई आधार माना जाएगा हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान? देखिए, ये बहस में तो जरूर आएगा, इससे ओपिनियन जजेस का बिल्ड होता है, क्योंकि जो एक्सट्रेनियस फैक्टर है, मान लीजिए कि पिटीशन में आपने कुछ चीजें नहीं दी हैं एंड सब्सिक्वेंटली पता लगा है, तो ये बहस का पार्ट तो बनेगा ही, और जजेस की ओपिनियन भी इससे बिल्ड होगी ही कि भाई किस तरह खरीद फरोख्त हो रही थी, कोई केंद्रीय मंत्री उसमें इन्वॉल्व है और कोई विधानसभा का इन्वॉल्व है। मैं हंस रहा था, उस दिन देख रहा था कि भारत के संविधान में इन मंत्रियों, विधायकों, वो राज्य के हों चाहे केंद्र के हों, सांसद हों, एक शपथ का प्रारूप है जो कि बनाया गया है। उसी प्रारूप में शपथ लेना होता है। इन सबको शपथ दिलवाई जाती है संविधान में निष्ठा की, संविधान में सच्ची निष्ठा की शपथ, और दूसरा होता है कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन। अब जरा सोचिए, एक केंद्रीय मंत्री बात कर रहा है, वो क्या बात कर रहा है, आप उसको देख के समझ सकते हैं कि किस तरह मंडी लगी हुई है, और करोड़ों में ये डील होता है। और हम प्रजातंत्र तब भी रखते हैं, हम कहते हैं कि साहब भारत का बहुत समुन्नत प्रजातंत्र है। तो ये तो इस केस में जो हाईकोर्ट में कल आएगा, उसमें जाहिर है कि ये चीजें जजेस की ओपिनियन को बिल्ड करती हैं, और बिल्ड करेंगी तो उसका इन्फ्लुएंस भी पड़ता है, और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि यही फैक्ट तो आपको ओपिनियन बनाने में करते हैं। जजमेंट होता क्या है, और ये कहना गलत है कि जजेस एक्सट्रेनियस फैक्टर से नहीं मुतासिर होते हैं, वो मजबूरी है उनकी, क्योंकि वो फैक्ट्स हैं जो कि आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहस का पार्ट बनेगा ही बनेगा। हाँ, एक चीज जरूर है कि स्पीकर के कंडक्ट को या उसके फैसले को जब तक वो हो नहीं जाता, कोर्ट उसको रोक नहीं सकता। इस केस में मुझे बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि स्पीकर अगर वो कह रहा है कि फला डेट तक आपको इसका जवाब देना है, उसके बाद हम फैसला लेंगे, तो स्पीकर जब तक कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा, असल में इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो जूरिस्प्रूडेंस का डॉक्ट्रिन है कि कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। सिर्फ इल्हाम पे आप कोर्ट से आप ऑर्डर नहीं ले सकते। तो लिहाजा अगर स्पीकर ने ये किया कि उनको निकाला या उनको कहा कि आप मतदान नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से निकालना ही एक सूरत बनती है, तो उस केस में आप फिर से कोर्ट आ सकते हैं। लेकिन अभी के स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि स्पीकर के पावर्स को कहीं से भी बाधित किया जा सकता है, और स्पीकर इस केस में फैसला लेने को स्वतंत्र है। तो आगे मेलाफाइडी मान लीजिए कि, क्योंकि आप याद होगा जैसा अभी हमने कहा था कि होतो हलोहन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर किया है कि मेलाफाइडी नहीं होना चाहिए, उसमें नेचुरल जस्टिस का वायलेशन नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें स्पीकर को बचानी पड़ेगी। तो ये टच स्टोन होंगे 4-5 जिसपे कि कोर्ट देखेगा कि क्या स्पीकर महोदय ने कुछ बहुत तेज रफ्तार से कर लिया है, क्या हाउस में हाई कोर्ट से ये क्या उम्मीद लेकर गए हैं? विधानसभा अध्यक्ष को हाई कोर्ट रोक नहीं सकता है, वो अपनी एक सिंपल सी चीज थी जी, कुछ समय के लिए सॉरी हाँ नहीं, एक सिंपल सी चीज थी कि ये सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकते थे, हरीश साल्वे वगैरह थे इसमें, अभिषेक मनु सिंह भी हैं दूसरी तरफ से, तो ये जा सकते थे। लेकिन मेरे ख्याल से इन्होंने वो जो एक लेयर है उसको मेंटेन किया, क्योंकि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई पहले हाई कोर्ट जाइए, और आमतौर इन केसेस में लोग हाई कोर्ट जाते हैं, तो हाई कोर्ट से ये हमें मालूम है कि अपील में जाएगा सुप्रीम कोर्ट, जो भी फैसला हाई कोर्ट का होगा वो जाहिर है अपील में सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और जल्दी ही जाएगा, इमीडिएटली जाएगा। लेकिन अभी तक हाई कोर्ट जो तमाम जजमेंट सुप्रीम कोर्ट्स के हैं उसके मद्देनजर अगर देखेगा तो बहुत लिमिटेड स्कोप हाई कोर्ट के पास है
वो सिर्फ इतना ही है कि आप ये देख लीजिए कि स्पीकर के कंडक्ट में कहीं मेलाफाइडी तो नहीं है, और वो भी अभी चूंकि प्रकट नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ स्पीकर ने नोटिस दिया है, और वो भी इन ग्राउंड्स पे कि आपने वॉलंटरी पार्टी छोड़ी है, वॉलंटरी वो है, वॉलंटरी रेजिग्नेशन है। ये स्विच, और आप ध्यान रखिएगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ में 2 स्टेजेस हैं। एक है कि आप पार्टी व्हिप को वायलेट करें, और दूसरा है कि वॉलंटरली छोड़ दें। वॉलंटरी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत क्लियर किया था, वॉलंटरली छोड़ने का सिर्फ मतलब इस्तीफा देना नहीं होता है। अगर उसके कंडक्ट ऐसे हैं जिससे लग रहा है कि हाँ साहब पार्टी के ये नॉर्म्स के खिलाफ जा रहा है, अनुशासन के खिलाफ जा रहा है, लीडरशिप के खिलाफ जा रहा है, तो वो वॉलंटरी गिविंग अप ऑफ मेंबरशिप है। यहाँ पर एक पेच है जो डिस्कस भी हो रहा है कि विधानसभा के अंदर व्हिप का उल्लंघन नहीं हुआ है। ये जो भी पार्टी की मीटिंग हुई है विधानसभा के बाहर हुई है, और इसलिए विधानसभा अध्यक्ष उसका संज्ञान नहीं ले सकते या उसके आधार पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। क्या इसमें आपने बहुत ही बारीक ये डिफरेंशिएशन किया है, बहुत अच्छा लगा सुन के। बिल्कुल सही आपने कहा है, व्हिप अंडर द लॉ, जो कानून है एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके अंदर वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही इम्प्लीमेंट होगा। आपने कल किसी ढाबे में मीटिंग कर ली लेजिस्लेचर पार्टी की, और उन्होंने कहा कि साहब रामलाल नहीं आए, रामलाल हमारे एमएलए थे वो आए नहीं, जबकि व्हिप था। तो मुझे लगता है ये व्हिप का मजाक बनाना है। व्हिप एक बहुत ही इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस है, और आप चीफ मिनिस्टर के यहाँ मीटिंग करेंगे और अचानक एक साथ व्हिप इशू हो गया, तो ये एक हल्का सी कमी है कि आप पार्टी, हाँ, लेकिन उसके अलावा जो आपने अटरेंसेस किए हैं, आप 18-19 दिन से गायब हैं, आप 2 मीटिंग में नहीं आए, आपके स्टेटमेंट्स कुछ आ रहे हैं जिसमें कि आपने कहा है कि साहब फ्लोर टेस्ट कराया जाए, सरकार लूज करेगी, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये उससे अलग है। जो आपका सवाल था कि व्हिप किसी चीफ मिनिस्टर के बंगले पे लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में व्हिप इशू हो जाए, ये कानून सम्मत नहीं है, कानून में ये प्रोवाइडेड नहीं है, उस पे फ्लोर ऑफ द हाउस ही है। लेकिन जो मैंने कमी ओरिजिनल बताई कि अगर फ्लोर ऑफ द हाउस में व्हिप वायलेशन का होगा तो सरकार तो ऐसे ही गिर जाएगी, फैसला बाद में होगा। जी, इसमें एक सवाल और है कि अगर सत्र में नहीं है विधानसभा और फिर कोई एंटी पार्टी एक्टिविटी हो रही है, और पार्टी फिर कैसे साबित करेगी? अगर वो मीटिंग बुलाती है और फिर भी नहीं आते हैं तो उसको किस तरह से वो अनुशासन के देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ बना कैसे था, क्यों बना था? 1967 में इसी हरियाणा में एक मेंबर ने, जी, गया लाल ने एक दिन में 3 बार पार्टी बदली। तो सवेरे शपथ कोई और लेता था, शाम को कोई और लेता था। इतना तमाशा हुआ, ये एसवीडी गवर्नमेंट उस समय थी, 10 राज्यों में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स आई, और जानते किस तरह छीछा लेदर हुई, मतलब कि पॉलिटिक्स का एक घृणित स्वरूप दिखाई देने लगा। ये उस समय से ये सोचा गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ लाया जाए। आप ताज्जुब करेंगे कि उसके 20 साल बाद ये कानून आया है, लगभग 19 साल बाद, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं था, कोई नहीं चाहता था कि ये सब टूटे उठे। और आज भी पार्लियामेंट से जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई स्पीकर के पावर्स कर्टेल कीजिए, तो कोई पार्टी नहीं करने को तैयार है, वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, क्योंकि उसी में तो खेल होता है पूरा। गवर्नर आपका अगर पिट्ठू नहीं होगा, स्पाइनलेस नहीं होगा ये इंस्टीट्यूशन, तो आप फिर खेल कैसे करेंगे? लेकिन मेरा सवाल ये था कि अगर सदन के बाहर एंटी पार्टी एक्टिविटी हो रही तो उसको फिर पार्टी कैसे कंट्रोल करेगी, कैसे नियंत्रित करेगी, कैसे अनुशासित करेगी? क्योंकि सारा कुछ तो विधानसभा अध्यक्ष तय करेंगे, तो वहां पर पार्टी की सीमाएं तय हो जाती हैं। अब बिल्कुल आपने सही कहा है, ये बिल्कुल सही है कि मान लीजिए कि एक इसको रिवर्स कर दीजिए, आज तो स्पीकर कांग्रेस का है, अगर ये रिवर्स कीजिए, अपोजिशन का कोई लीडर वो रहता, पार्टी रहती अपोजिशन की, और उसके लोग डिफेक्ट करके रूलिंग पार्टी में जा रहे होते, स्पीकर, जैसे कि मैंने अभी मणिपुर का केस बताया। नहीं, इसमें एक ताजा उदाहरण आप राजस्थान का ही ले सकते हैं कि बीएसपी की पूरी पार्टी ही गहलोत ने निगल ली। जी, अब बताइए, अच्छा, हम सब जानते हैं कि वोट
बीएसपी को राजस्थान में कैसे मिलते हैं? वो सिर्फ लीडरशिप की वजह से मिलते हैं। वो मायावती का वोट है, लेकिन एक और एमएलए को टिकट देती हैं तो वो कल से वो जब जीत जाता है तो अचानक 5 मेंबर है, उसमें से अगर 3 हट गए तो ये मान लिया जाएगा वैलिड है। तो देखिए आप कि किस तरह से कांग्रेस ने उनको समाहित कर लिया। क्या करे मायावती? तो ये प्रॉब्लम है इसकी कि छोटी और सबसे बड़ी इसकी कभी छोटी पार्टियों को लेकर है। छोटी पार्टियां, मान लीजिए 6 मेंबर हैं, 4 बाहर हुए, हो गया 2/3। तो लिहाजा जो सबसे बड़ा संकट इन छोटी पार्टियों का है, और जिस तरह से हमारा वर्डिक्ट फ्रेगमेंटेड हो रहा है, आने वाले दिनों में ये संकट लगातार रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये सही अवसर है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को आप एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखें। हाँ, और उसके अलावा आप याद, कम से कम 8 कमिटीज ऐसी रही हैं जिन्होंने सजेस्ट किया है कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ में वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ, मेंबरशिप जानी चाहिए कि ये स्पीकर पे ना छोड़ो, क्योंकि वो पार्टी का होता है। और ये सिद्ध हो गया है 70 साल में कि स्पीकर अपनी लॉयल्टी पार्टी से छोड़ ओढ़ नहीं पाता है। नतीजा तो उन्होंने सलाह ये किया था कि इसको गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ये दोनों मिलकर डिसाइड करें। लेकिन गवर्नर भी तो खतरनाक पोस्ट है, गवर्नर भी एक पार्टी का ही है। और फिर अब तो हम चुनाव आयोग के बारे में भी ये नहीं कह सकते कि निष्पक्ष ढंग। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो हम भागते हुए कहां तक जाएं? हम लोगों की नैतिकता की दहशत लेके कि ये कब अनैतिक हो जाए, किस संस्था के बारे में हम कहें कि नहीं साहब ये बिल्कुल पाक साफ है। अगर इस सुप्रीम कोर्ट के 3 चीफ जस्टिसेस पे आरोप लग चुके हैं करप्शन के, तो आप किस संस्था को कहेंगे कि नहीं साहब ये पाक साफ है, ये भरोसे की है? तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम कोई बहुत गहरी है, और प्रॉब्लम भारत में वो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग की है। जो लोग पैदा हो रहे हैं उनमें नैतिक संबल नहीं है, और इसको जनरेट कराने के लिए मेरे ख्याल से कोशिश तो वहां होनी चाहिए। क्योंकि आप किसको लाएंगे? अगर कोई विकास दुबे जिंदा रहता तो अगले 4 साल में आप देखते कि संविधान की शपथ ले रहा होता मंत्री बन के। तो प्रॉब्लम तो वहां है। लिहाजा एंटी डिफेक्शन लॉ में आप इनसे हटा देंगे, स्पीकर से हटा के गवर्नर को कर देंगे इलेक्शन कमीशन, क्या उससे चीजें बदल जाएगी? तो हमारी प्रॉब्लम यह है कि दुनिया में 3 करोड़ 30 लाख कानून हैं, लेकिन ना तो हत्या रुकी है ना बलात्कार रुका है। सिर्फ कानून बनाने से, संस्थाएं विकसित करने से अगर कानून चीजें सच्ची हो जाती तो मेरे ख्याल से भारत बदल गया होता। बहुत सारे कानून हैं यहाँ पे। तो आपकी शंका सही है। तो अब इसको क्या हम इस तरह से समअप कर सकते हैं कि कल हाई कोर्ट में जो भी बातचीत होगी वो कोई समाधान नहीं होगा, उसके बाद अगले स्तर पर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, बिल्कुल सही आपने जाएगा, और विधानसभा अध्यक्ष जो है वो अपने आधार पर उन्होंने मान ली हाई कोर्ट की बात कि ठीक है हम ट्यूसडे तक रुक जाते हैं, लेकिन वो भी वही करेंगे जो पॉलिटिकली वहां के एस्टेब्लिशमेंट को सूट कर रहा है, जो गहलोत सरकार को सूट कर रहा है। तो बिल्कुल यही होगा। बिल्कुल सही, यही स्थिति बनने जा रही है। हाईकोर्ट कोई भी ड्रास्टिक डिसीजन नहीं लेगा जिसमें कि स्पीकर के पावर्स कर्टेल हो, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी नहीं किया है। तो लिहाजा उन्हीं लाइंस पे चलेगा। स्पीकर अभी जो स्थिति है उसमें स्पीकर ही डिसाइड करेंगे जो भी फैसला करना होगा। हाईकोर्ट से बहुत ज्यादा कोई रिवर्स सिचुएशन हो ऐसा मुझे नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, हम इस इतना सारा ज्ञान देने के लिए। इस दल बदल कानून और जो परिस्थितियां हैं राजस्थान में उनमें किस तरह से ये सब समस्याएं खड़ी कर रहा है और इसके समाधान यहाँ पर नहीं निकलेंगे, एक बड़े फ्रेम में सोचना पड़ेगा और उपाय कर निकालने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और धन्यवाद दर्शकों आपका भी, आपने इस कार्यक्रम को देखा। धन्यवाद आपका, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।